नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ होती दोस्ती से चीन और पाकिस्तान परेशान है, ये तो एक बात हुई। लेकिन इस दोस्ती में ऐसा क्या खास है कि हम बिल्कुल ही परेशान नहीं हैं? भारत और अमेरिका अब मानसिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। सावधानी बरतने के लिए लिहाज से आप कह सकते हैं कि पहले से काफी करीब आ गए हैं। इतना कि डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने अमेरिका और भारत में कुछ भारतीय लोग बैनर पोस्टर लेकर आ जाते हैं। जो भी है, भारत और अमेरिका अब अपने इस प्रेम का इजहार पब्लिक में खूब कर रहे हैं। सोमवार को वाशिंगटन में भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने एक समझौते पर दस्तखत किया, जिसे LEMOA लिमोआ कहते हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों की मरम्मत, ईंधन की आपूर्ति, अन्य जरूरी सामानों की जब जरूरत होगी तो उसके लिए भारत की मदद ले सकेगा, यहाँ के अड्डों की मदद ले सकेगा। भारत भी अमेरिका के सैनिक संसाधनों से ऐसी मदद ले सकेगा। इस मौके पर जारी साझा बयान में कहा गया है कि यह समझौता व्यवहारिक आदान प्रदान के लिए अतिरिक्त अवसरों को उपलब्ध कराएगा। सुनने में तो यह पंक्ति बेहद सरल लगती है, मगर बिना डिटेल के आपको इससे कुछ भी पता नहीं लगता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि समझौते के कारण लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए दोनों में से कोई भी बाध्य नहीं है। हर केस में दोनों पक्षों को अलग से मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक को लेकर जो करार हुआ है उसमें सैनिक अड्डा बनाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। उनका यह बयान है, ना कि समझौते की कॉपी का डिटेल सार्वजनिक हुआ है। सैनिक अड्डा नहीं बनाएंगे और सैनिक अड्डों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या खतरे हैं, दोनों की क्या खूबियां हैं, बात करेंगे। एक्सप्रेस में सुशांत सिंह ने लिखा है कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी पत्रकार को कहा है कि पहले वे इस समझौते की डिटेल सार्वजनिक करेंगे और देखेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, तब बाद के समझौतों पर दस्तखत की बात होगी। दशकों से हम अमेरिका के पार्टनर हब हो ही गए हैं, करीब आ ही चुके हैं। लेकिन इन समझौतों के जरिए पार्टनर होने का क्या मतलब है? बस ये गूगल करते रहें कि अमेरिका का पार्टनर बनकर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, मुल्क है जो अपने इलाके में सुपर पावर बन गया। जमाने तक पाकिस्तान अमेरिका के करीबी बताया जाता रहा, उसकी क्या हालत है? इसी क्रम में अन्य देशों के नाम लिए जा सकते हैं। क्या चीन भी अमेरिका का पार्टनर बनकर शक्तिशाली बना है? बहरहाल, भारत अमेरिका के साथ 4 बुनियादी समझौते करने वाला है। ये चारों समझौते दोनों मुल्कों की सैन्य क्षेत्र में रिश्तेदारी को मुकम्मल कर देंगे। 4 में से 2 पर दस्तखत हो चुके हैं। जो हाल में हुआ है उसे, जो सोमवार को हुआ, LEMOA लिमोआ कहते हैं। अब यह है पहला जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA, ये 2002 में हो चुका था। दूसरा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ये जो सोमवार को हुआ। 2 बाकी हैं, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट CISMOA। टीवी पर सुनते हुए घबरा ना जाएं। चौथा है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA। क्या है ये हम भी नहीं जानते। रिसर्च के दौरान पढ़ने को मिला कि 2002 में पहले समझौते पर दस्तखत करने के बाद वाजपेयी सरकार और उसके बाद की मनमोहन सरकार दूसरे, तीसरे और चौथे समझौते पर दस्तखत करने को लेकर हिचकती रही। आशंका थी कि भारत अमेरिका की बाहों में न चला जाए। सोमवार को वाशिंगटन से जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी की पदवी देने पर भी चर्चा की, जिसका ऐलान इसी जून में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान हुआ था। साझा बयान में लिमोआ के बारे में कहा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री का यह दौरा बताता है कि दोनों पक्ष कई क्षेत्रों में रक्षा संबंधों को कितनी अहमियत देते हैं। रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के अलावा एक दूसरे के सैनिकों के आदान प्रदान, रक्षा तकनीक और खोज इनोवेशंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इस समझौते के बाद अमेरिका भारत को रक्षा तकनीक और व्यापार में भारत के दर्जे को ऊंचा करने के लिए तैयार हो गया है। वो अब उन चीजों को साझा करेगा जो अभी तक सिर्फ अपनी करीबी दोस्तों और हिस्सेदारों से करता आया है। अमेरिका के कारण भारत हाल ही में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का सदस्य हुआ, जिसकी रक्षा विशेषज्ञों ने, ज्ञात रक्षा विशेषज्ञों ने खूब तारीफ की। साझा बयान में बताया गया कि नौसेना, वायुसेना, खुफिया सिस्टम के क्षेत्र में खूब करार हुए हैं और अमेरिका भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। सैनिक अभ्यास तो दोनों के मुल्कों में हो ही रहे हैं। सैनिक सेवाओं के मामले में भी अब समझ बढ़ाने पर बात हो रही है। सोमवार को हुए समझौते के बाद कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका ये सैनिक अभ्यास की तस्वीरें हैं। आपसी रिश्ते में काफी बड़ा बदलाव आ गया है। यह बदलाव 90 के दशक से आ रहा था, मगर आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में। लेकिन हाल फिलहाल में यह दोस्ती, रक्षा कारोबार और साझेदारी की तरफ मुड़ी है। इतनी तेजी से यह बदलाव आया है कि वाजपेयी और मनमोहन सरकार के 15-16 साल में जो ना हो सका वो दो साल के भीतर हो गया। हमने इन समझौतों के बारे में मीडिया में उपलब्ध सामग्री का ही अध्ययन किया है। मनमोहन सिंह ने भी न्यूक्लियर डील के समय अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी। उस डील का नतीजा आज तक क्या है, आना बाकी है।
2 साल के भीतर मोदी सरकार ने आत्मविश्वास के साथ अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया है, पर ऐसा नहीं लगता कि आशंकाओं को एकदम से दरकिनार कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में ही सुशांत सिंह को मैं पढ़ रहा था कि लिखते हैं कि इसी कारण रक्षा मंत्री ने लिमुआ में काफी कुछ संशोधन भी करवाया, जबकि इसका एक तय ड्राफ्ट होता है, फिक्स होता है, जिस पर अमेरिका ने कई देशों के साथ 100 से अधिक ऐसे समझौते किए हैं। 100 ऐसे पार्टनर हैं उनके। इस करार से बड़ी बाजी अमेरिका ने मारी है या दोनों के बीच कोई बराबरी का करार हुआ है, हम इस पर भी बात करेंगे। दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी आए हुए हैं। उन्होंने मंगलवार की शाम कहा कि इतिहास में दोनों देश एक दूसरे के इतने करीब कभी नहीं रहे। कैरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा पाकिस्तान से ही काम करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख राहिल शरीफ से बातचीत तो हुई है, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा, मगर वक्त लग सकता है। एक तरह से टाइम भी उनको दे रहे हैं। अमेरिका में अब आतंकवाद से लड़ने में कहां किसी के पास टाइम है, लेकिन वो वक्त दे रहे हैं हमें पाकिस्तान को। अमेरिका में भारत के रक्षा मंत्री गए हुए हैं। दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2 दिनों से काफी गतिविधियां हुई हैं। वक्त की जरूरत के हिसाब से कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध बदलते हैं। क्या हम वक्त के उसी मुहाने पर खड़े होकर यह नजारा देख रहे हैं या किसी आने वाले नतीजे से अनजान स्वागत करने में लगे हैं? यह भी नहीं होना चाहिए कि हम इसकी खुशबू से अनजान रह जाएं, लेकिन खुशफहमी में ही पूरी शाम गुजर जाए, यह भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ इसे लेकर चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान है, हम इस पर भी बात करेंगे। चीन क्यों कह रहा है कि इससे रूस, चीन, पाकिस्तान चिढ़ जाएंगे? इस तर्क से भारत कोई कदम ही ना उठाए, क्या यह उचित होगा? भारत अमेरिका के ऊपर लिखने वाले 2-4 नियमित जानकारों को पढ़ के लगा कि वे इस समझौते से काफी प्रभावित हैं। एम.के. भद्रा कुमार का एक लेख मिला जो पूर्व राजनयिक हैं। उन्होंने अपने लेख में कुछ सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत ने कभी किसी विदेशी शक्ति को अपने सैनिक अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने दिया, किसी गुट का हिस्सा होने से बचने के लिए और रणनीतिक स्वायत्ता, ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए। देखना होगा कि भारत अमेरिकी सुविधाओं का इस्तेमाल ज्यादा करेगा या अमेरिका भारत की सुविधाओं का। सीमित रिसर्च के दौरान मेरे पता चला कि अमेरिका का भारत के आसपास के इलाके में तमाम अड्डे पहले से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान, हर जगह है भरपूर। सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान में भी इसके अड्डे हैं। खाड़ी के देशों में तमाम अड्डे हैं जहां इसके सैकड़ों लड़ाकू विमान वाहक पोत, हजारों सैनिक तैनात हैं। फिर भी उसे भारतीय सुविधाओं के इस्तेमाल करने की बेचैनी क्यों है? उसके लिए यह ऐतिहासिक क्यों है? क्या इसलिए कि भारत करीब आया है या इसलिए कि ऐतिहासिक है कि आसपास अब हर जगह ठिकाना हो गया, एक यही बच गया था? यह जरूर है कि लिमुआ के बाद से भारत वायुसेना और नौसेना के लिए अमेरिका से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी खरीद सकेगा, ये भद्रा कुमार जी कहते हैं। F-16 बनाने वाली कंपनी अब विमान भारत में बनाएगी, लेकिन पढ़ने को यह भी मिला कि कंपनी टर्की के अंकारा में भी यह विमान बनाती है। यही मिला कि F-16 अब पुराना हो गया है, इसलिए उसे अमेरिका अपने कारखानों से हटा रहा है जो कंपनी है, और भारत में ले आएंगे ताकि लॉकहीड मार्टिन कोर F-35 नाम की अत्याधुनिक विमान बनाने में लग जाए। भद्रा कुमार जी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी F-16 क्यों स्वीकार करेंगे जब मार्केट में F-35 आ गया है? ये सब बातें हैं। उनका यह सवाल भी है कि क्या हम अमेरिका के भरोसे चीन की बराबरी का सपना देख रहे हैं या इसके कुछ और नतीजे हैं? ज्यादा भद्रा कुमार की आशंका को इसलिए जगह दी ताकि इसकी तारीफ ही चारों तरफ पड़ रही थी। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। अगर ये मामला इतना ऐतिहासिक है तो जरा इस इतिहास को आज की शाम करीब से देखते हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, आप सीनियर रिसर्चर हैं IDSA के, और आनंद सहाय साहब हैं, कोऑर्डिनेटर एडिटर हैं, एशियन एज के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद जी बताइए इसकी क्या खूबियां? आप इस आपने तो संक्षेप में सब कुछ, हाँ, इसका सारांश आपने रख ही दिया। जो सवाल मेरे सामने ये है कि अमेरिका, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज सबसे प्रीएमिनेंट पावर है हर मामले में। पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में सबसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, पैसे हैं, सामरिक शक्ति है, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद ये इसकी इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी दर्जनों बार भारत और ये अमेरिका की जो नौसेनाएं जो हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एंटी टेररिज्म, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में एक दूसरे का साथ दे चुकी हैं। वो आपने पैसा लिया, उन्होंने आपको अपने फैसिलिटीज को यूज करने का मौका दिया, और ये सिलसिला चलता रहा है। उसी तरह से हमारे चीन के साथ भी हुआ है। तो लेकिन एक बार इस तरह के बंधन में बंध जाना, वो जो है, वो लोगों को, कम से कम मुझे वो लगता है कि आपने आज एग्रीमेंट साइन किया है, उससे कहीं ज्यादा जाकर इसकी पॉलिटिकल पहुंच पड़ती है इस तरह के एग्रीमेंट की।
4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं, जो कि अमेरिका उस पर इंसिस्ट करता है, उनके लॉ के अनुसार, उनका कानून कहता है यही, उसके बिना जो है एक लेवल से ऊपर आप जाकर किसी देश के साथ संबंध नहीं कर सकते, हाई लेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। उनका कानून कहता है। उनका कानून कहता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम वो टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले हैं जो अपने बहुत ही नजदीकी एलाई या साझेदार के साथ। करेक्ट। तो 4 में से आपने 2 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, 2 और करना बाकी है। इसमें काफी साल लग गए, वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ है, ठीक है। ये एक बात है, उन्होंने कहा कि मेजर डिफेंस पार्टनर बनने का मतलब मीनिंग वही है। और इसमें इसका जो फाउंडेशन जो है वो है, ओबामा साहब जब आए थे 2015 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होकर, तो जो हमने इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन्स के लिए जो हमने विजन, हमने अमेरिका का विजन को अपना विजन माना है, उसको अपनाया है। तो सबसे बड़ी बात वो थी, एक पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल रूप में देखिए। उसके बाद डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक। लेकिन उसके बाद भी जब बात हुई, हमारे डीआरडीओ ने कहा कि अपने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए हमको जीई का F414 इंजन की आवश्यकता है, आप हमें दीजिए, तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखलाई अमेरिका ने। हालांकि आप जो है इतनी दूर आगे जाने को राजी थे, लेकिन वो उतने तैयार नहीं थे। उसका कारण ये है कि आपने उनके जो है फाउंडेशनल एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर नहीं किया। ये एग्रीमेंट होने के बाद वो सब मिलने लगेगा? इसके बाद एकदम मिलने तो नहीं लगेगा शायद, लेकिन उस ओर आप और ज्यादा दूर पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जबकि हमारे साथ, हमारे भी, जैसे आपने भी कहा भी, कि इतने मिलिट्री एक्सचेंजेस हो रहे हैं, अभ्यास हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा आज हम ये सामरिक सामग्री जो है उन्हीं से ले रहे हैं। तो इन सब होने के बाद इसकी इतनी बड़ी नौबत क्या है? आप ये देखिए कि हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ इंडिया, चाहे पाकिस्तान हो, उसके आगे ये सारा एग्रीमेंट जो हमको है, उनके फाउंडेशन एग्रीमेंट और इस तरह की जो बातें चर्चा में हैं आज, वो उस रीजन के लिए हमें कहीं से भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जो ईस्ट ऑफ इंडिया है या नॉर्दर्न हिस्सा, माने चाइना, बेसिकली द थिंग इज टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ चाइना। हमको ऐसा लगा। आपने उनके विजन को भी स्वीकार कर लिया। ठीक है। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो करार है वो अमेरिका ने 100 से अधिक देशों के साथ किया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस करार के बाद उनकी सैन्य क्षमता में क्या वृद्धि हुई, उनके अपने फायदे किस तरह से दुनिया के मानचित्र पर उभरे और वो किस तरह से शक्तिशाली हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये जो समझौता है ये हमारे राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है, न कि किसी अन्य राष्ट्र हित में ही ये कार्यक्रम जी। तो मेरा सवाल सिंपल है, उसका स्वागत वगैरह छोड़ दीजिए, मतलब ठीक है आप कर सकते हैं। मैं ये सब जानना चाहता हूं कि 100 से ऐसे, मैं रिसर्च के दौरान पढ़ रहा था कि 100 से ऐसे समझौते किए हैं। उन देशों में क्या प्रभाव हुआ इन समझौते से? उनकी सामरिक शक्ति कैसे बढ़ गई, उनकी हैसियत कैसे बढ़ गई? जी, मैं इसके ऊपर मैं दर्शक जागरूक हूं, भारत में भी ऐसा होगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा इस पे कि जो नेटो, अमेरिका के जो एलाइज हैं और उसके साथ साथ जो उसके क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा, बताया भी कि उसके बहुत सारे पार्टनर्स और एलाइज हैं और करीब 100 से ज़्यादा समझौते इस तरह के उन लोगों ने कर रखे हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो अमेरिका जब कभी भी किसी तरह के ऑपरेशंस करता है या कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट लॉन्च करता है किसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए, तो उस काम को करने में, उस तरह की कार्यों को सही से संचालित करने में, इंटर ऑपरेबिलिटी जिसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, उसको करने में ये सहयोग करता है। तो एक तरह का ये फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है। इसको अगर ये कहा जाए कि अमेरिका भारत का बहुत ही एक कह सकते हैं कि एलाई बन के उभरा है इसके बाद, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही सोचना होगा। और जहां तक आपने कहा कि अन्य कह रहे हैं कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि भारत अमेरिका का एलाई नहीं बना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता। मुझे लगता है कि कहते हैं कि आप ये भी ना कहें कि हम एलाई बन गए, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हम एलाई नहीं बने हैं? तो आप कह रहे हैं ये भी ना कहें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझौते से अगर ये कहा जाए कि भारत एलाई बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो ये देखना इस तरह से उचित नहीं होगा। मैं मानता हूँ ये हूँ क्या ऐसी जानकारी उपलब्ध है
आप लोगों की रिसर्च के दौरान कि जिन 100 देशों के साथ उसने ऐसे रक्षा संबंध किए हैं इस तरह के जो लॉजिस्टिक वाले, उनकी सामरिक शक्ति में बहुत इजाफा। हाँ, मैं उसके ऊपर ही आ रहा था। आपने जो सवाल का किया, देखिए मैंने कहा कि जो अमेरिका के जो क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और एलाइज हैं, इस समझौते के बाद जब वो कभी भी कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं या कभी भी कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपस में उनको लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट होता है उसको प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद मिलती है, जो कि अमेरिका के जो आप पुराने जितने भी ऑपरेशंस आप देखेंगे, चाहे वो गल्फ में हो, नेटो एलाइज के साथ, या कभी भी जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है एशिया पैसिफिक रीजन में भी, जापान और साउथ कोरिया और फिलीपींस और उसके अलावा जो अन्य जो पार्टनर्स हैं अमेरिका के, उसके साथ जब भी वो कभी कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं तो एक दूसरे को मदद करने में ये जो एग्रीमेंट है वो एक फैसिलिटेशन का काम करता है, एक लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट होता है। तो हम तो ऐसा ऑपरेशन करते नहीं है, मतलब बहुत कम करते हैं, ऐसा करते नहीं, तो हम उसका ज्यादा लाभ उठाएंगे या वो इस समझौते का ज्यादा लाभ उठाएंगे? देखिए, जहां तक हमारी बात है तो हम जैसे ज्वाइंट एक्सरसाइजेस अमेरिका के साथ करते हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस के अलावा ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं, उसके साथ साथ जो डिजास्टर हो ही रहे हैं पहले से, तो इस समझौते की क्या जरूरत थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस समझौते के पहले जब ये समझौता नहीं हुआ था तो इस तरह की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थी भारत और अमेरिका के बीच में, उसको कई बार करने में दिक्कतें आती थी और जिसकी बात हमेशा अमेरिका के द्वारा उठाई जाती थी। और इस भारत नहीं देता था, अमेरिका कभी कहता था कि हमें तेल की जरूरत है तो भारत मना कर देता था, ऐसा होता था? रिफ्यूलिंग की जहां तक बात आपने जो उठाई है, तो रिफ्यूलिंग की एक का प्रश्न जरूर उठता था पहले, और जो कि समझौता होने के बाद जो रिफ्यूलिंग के जो बेसिक। मैं आता हूं उस बात पे कि क्या अमेरिका को जो भद्रा कुमार ने लिखा है, कि उस भद्रा कुमार जी ने लिखा है कि भारत के तंबू में उसने अपना कदम रख दिया है जी। अब आगे क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है, तो उसने अपना कदम बढ़ दिया। क्या हमारे अड्डों का, वो सैनिक अड्डा यहाँ नहीं बना रहा है, लेकिन हमारे अड्डों का इस्तेमाल अगर वो करता है, उसके जहाज हमारे सैनिक अड्डों पर उतरते हैं, तो इसमें जो बताया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है? मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से इसको देखना उचित होगा कि अमेरिका ने अपना एक अड्डा बना लिया है भारत में इस समझौते के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कहीं भी इस तरह के समझौते के बाद अपना अड्डा नहीं बनाया। नहीं, जो एलाइज हैं, जो अमेरिका के जिनके जो फॉर्मल एलाइज जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, वो बनाएगा क्यों? मैंने जो बनाया है उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं ऐसे पूछूं, क्या जो भारत के संसाधन है जी, उसका इस्तेमाल, सैनिक संसाधनों का इस्तेमाल वो अपने हितों के लिए करने लगेगा? नहीं, देखिए इसमें दोनों के हित मिले हुए हैं, भारत के भी हित, दोनों के हित, अमेरिका के हित से भारत के हित मिल गए। भारत का हित अपने राष्ट्रीय हित में है, और अमेरिका का जो स्टेप्स है वो उसके अपने राष्ट्रीय हित में है। इसको एक बात समझने की जरूरत है रवीश जी, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो शीतकाल के जो संबंध थे, जो कोल्ड वॉर के समय, उसके बाद से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सारा लेख जो मैं देख रहा हूँ वो भूमिका में ही खत्म हो जा रही है। सारे मैं जो रिसर्च कर रहा था, ज्यादातर वो ये सब कोल्ड वॉर और ये सब, उसकी कोई जरूरत नहीं जानने की। मैं इतना जानना चाहता हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि ये चारों समझौता हो जाता है तो वो अपना माल बेचेगा या टेक्नोलॉजी कहीं ट्रांसफर भी किया है उसने? क्या ऐसा हुआ है कि कोई देश ऐसा करार करने के बाद F-35 विमान खुद ही बनाने लगा? ऐसा कोई उदाहरण है? देखिए, ये मोदी जी की सरकार जो आई है उसमें उन्होंने अपने जो डिफेंस कोऑपरेशन की जब तक बात आती है तो उन्होंने को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट, ऐसी बात किसी देश के राष्ट्र प्रमुख ने को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट वाली बात की है? बिल्कुल, जो भी हम जैसे यूरोपियन पार्टनर्स के पास हम जाते हैं। मेरा सवाल मोदी जी क्या कर रहे हैं उससे नहीं है कि अमेरिका ने क्या टेक्नोलॉजी देके, क्या कोई देश ऐसा है जो F-16 खुद ही बनाने लगा, F-35 खुद ही बनाने लगा? ऐसा हो भी नहीं सकता। हाई एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करने का जो एग्रीमेंट है, वो हम तो खरीद सकते हैं उससे, वो माल तो बेच रहा है, दुनिया भर में बेच रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी दे रहा है वो कभी किसी को दिया है? कहीं लोग अपना F-16 बना के उड़ा रहे हो? मैं जानता नहीं हूं सर, मैं गांव गली वाला रिपोर्टर हूं। जो सवाल किया है इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि कोई देश को तो उसमें तो ये बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि हाई एंड टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करेगा, तो इसमें मदद मिलेगी निश्चित रूप से। मदद मिलेगी कहाँ, किसको मदद मिली है? ज्ञात अनुभव क्या है नहीं अभी तक? नहीं, ज्ञात अनुभव जो जैसा भारत में ही पहली बार होगा। नहीं, भारत में भी जो हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज अमेरिका से जो ट्रांसफर कुछ हुई हैं उसमें जो पहले जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती थी, इस समझौते के बाद
उसमें आप कह सकते हैं कि एक सहूलियत होगी, एक उनको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो ओवरऑल जो रिलेशनशिप की बात, इस समझौते के बाद जो हुई है, वो ये है कि इसका जो महत्व है, मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक महत्व भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको प्रगाढ़ता में देखने के लिए एक दौरा भी हो जाता है तो सिंबॉलिक महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए, मैं वॉशिंगटन पोस्ट देख रहा था, ठीक है, अमेरिका और भारत में इतिहास से नीचे लेवल का तो पकौड़ी भी नहीं तलती है ना। अब पकौड़ा भी तल जाए तो लोग कहेंगे हिस्ट्री बन रहा है इन दोनों देशों में। तो मैं वॉशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट पे गया, पहले पन्ने पर तो इस इतिहास का कोई जिक्र नहीं। फिर मैं वर्ल्ड वाले खांचे में गया कि किधर है अपना इतिहास, तो रमा लक्ष्मी जी का न्यूज है, लेकिन वो नीचे कई खबरों के बाद का खबर है। तो ये इतिहास फुटनोट्स की तरह वो हिस्ट्री को ट्रीट कर रहे हैं और हमारे यहाँ सब कोई फ्रंट में चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैं देखना चाहता हूं कि उसके लिए वो हिस्ट्री फुटनोट है और हमारे लिए जो हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है उसके लिए फुटनोट क्यों बन जाती है? देखिए, एक बात तो ये है कि अमेरिका की जो इस समय जो एक पावर है, जो इस समय उसका स्टेटस है, और जो भारत का स्टेटस है, निश्चित रूप से उसमें बहुत अंतर वो तो ठीक है, वो तो और लेकिन जो हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, हमारे जो जिस दौर में हम रह रहे हैं, पोस्ट 9/11 के दौर में रह रहे हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समय कम है, मैं इन दो बातों पे जो मैं संजीव जी से पूछा, एक तो जो बात कही जा रही है कि हमारे अड्डों का इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए आशंकाओं को लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री ने तो साफ साफ कहा कि कहीं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई वो आके यहां सैनिक अड्डा बनाएगा, लेकिन उनके बयान से जो छपा हुआ बयान है, हो सकता है उन्होंने दिया हो नहीं छपा हो, इस्तेमाल वाले बात पे उनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर, इन दो बातों पर आपकी राय जानना चाहता हूं सर। अभी जो आप बात करते हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात, इन्हीं बातों को लेकर तो आशंका व्यक्त हुई थी हमारे नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स ने आज से 3-4 साल पहले, कि जहां पर उनके कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट हाई एंड, मतलब उनसे जो आप सामान लेंगे और उनका जो हाईएस्ट लेवल कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट से अगर लेस हो, वो एयरक्राफ्ट या इस तरह के और भी जो बड़े बड़े वॉर मशीन्स की चीज़ें हैं, तो उसको लेके यहाँ लोगों को ज़रा सा वो था कि भाई वो अपना फिट करके देंगे तो फिर आपकी एक तरह से स्वायत्ता उसमें कमी आ जाती है। इस बात को लेके बहुत अंदेशा था। मैंने सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज ही नहीं, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स भी इस बात से जरा सा चिंतित थे। ये कारण था, मूल कारण था कि उस समय कोई सिग्नेचर वगैरह हो नहीं सका, हालांकि कुछ लोगों के मन में ये बात रही होगी। और जैसे आप बात कर रहे हैं, ये डिफेंस पार्टनरशिप और इस तरह की बात हो रही है, इसी तरह से हम जानते हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं आज, कि सरकार में हमारे इस तरह के लोग हैं और बड़े ऊंचे लेवल पर बैठे हुए हैं जो आज पॉलिसी बना रहे हैं। उनमें यह है कि भाई अगर हमने इस तरह का वो किया तो अमेरिका हमारे डेमोक्रेसी को और सशक्त और ऊंचा बनाने में हमें कामयाब बना देगा।